जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है। हम अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी सीरीज का पार्ट 9 शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पहले जो था चाइना, जापान, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैसे रिफॉर्मेशन हुए थे, कैसे चाइना की जो पार्टी थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम शुरू करने वाले ताइवान के बारे में। ठीक है, ताइवान का अगर हम देखेंगे तो सिर्फ बहुत छोटा सा ब्रीफ दे रखा है, उसके बाद हमारा कोरिया शुरू है। तो आज के दिन में हम ताइवान, कोरिया और थोड़ा सा उसका आगे काम कर लेंगे। सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करने के लिए और बनाने के लिए थोड़ा मैं बिजी हो गया था। तो अब से जो भी 3-4 दिन आने वाला है उस टाइम कंटिन्यूस वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो Chiang Kai-shek, defeated by the CCP, fled in 1949 to Taiwan with over US $300 million in gold reserve and created princely art treasure and established Republic of China। अब क्या था, जो चांगाई शेख की जो पार्टी थी उसने किसे हरा दिया था? उसने हराया नहीं था, सीसीपी ने चांगाई शेख की पार्टी को हरा दिया था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी पार्ट 8 वीडियो देख सकते हैं। तो सीसीपी ने क्या है, चांगाई शेख को हराया था कब? 1949 में। और चांगाई शेख ने क्या किया, जो भी उसके पास गोल्ड रिजर्व था, ठीक है, $300, ठीक है, $300 मिलियन का गोल्ड रिजर्व लेके वो कहां चला गया? ताइवान लेके चला गया। अगर आज के कंपैरिजन में देखें तो $1 की वैल्यू, ठीक है, हमारे $1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 मान लो। आप कहोगे सर 87, 86 मान लो, आप 90 मान लो, ठीक है। अगर हम निकाल ले ऐसे अप्रोक्सो 90 हो गए। अब सोचो 90 इंटू 300 करो, सोचो कितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व। और ये गोल्ड की प्राइस थी उस टाइम पे। ठीक है, तो आज के टाइम गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ चुका है। तो वो ताइवान गए थे इतने सारा पैसा लेके, और वहां जाके उन्होंने क्या बनाया? रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी जो थी। उन्होंने कहा कि जो असली पार्टी वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान में हम यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें बाकी जो सीसीपी है वहां से भगा के हमें निकाल दिया। Taiwan had been Japanese colony since the Chinese ceded it after 1894-95 war with Japan। अब जो ताइवान था वो किसी कंपनी थी, जापानीज की कॉलोनी थी, बट चाइना ने उनसे वो कॉलोनी छीन ली थी 1894 में और 1895 में। The Cairo Declaration and the Potsdam Proclamation restored sovereignty to China। अब यहाँ पे दो डिक्लेरेशन थे, कायरो डिक्लेरेशन और पोस्टडैम प्रोक्लेमेशन। आप कई जगह पे देखोगे आपको पोस्टडैम डिक्लेरेशन मिलेगा, 19 कब का मिलेगा? 1945 का मिलेगा डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन दो डिक्लेरेशन में बोला गया कि जो चाइना की प्रॉपर्टी है ना, जैसे जो चाइना का एरिया जो बाकी कंट्रीज ने कैप्चर कर रखा तो वो चाइना को दे दिया जाएगा। तो इससे क्या, चाइना को अपनी सॉवरेनिटी मिल गई, चाइना को अपनी आजादी मिल गई थी। The massive demonstration in February 1947 had led GMD, ये GMD क्या है? गुमिंगदेंग की जो पार्टी है, to brutally kill a whole generation of leading figure। अब हुआ क्या कि 1947 फरवरी, अब अगर हम देखेंगे इससे कुछ टाइम बाद अगस्त 1947 में इंडिया को आजादी मिली थी, बट फरवरी 1947 में क्या होता है, एक मैसिव, एक टाइप से कह सकते हो बहुत बड़ा रायोट, या कह सकते हैं बहुत बड़ी किलिंग हुई गई थी। लेट द जीएमडी टू ब्रूटली किल द होल जनरेशन ऑफ लीडिंग। जीएमडी जो गुमिंगदेंग की जो पार्टी थी उसने जो भी लीडिंग फिगर्स थे उनकी पूरी कंप्लीट जनरेशन को मार दिया। क्यों? क्योंकि जीएमडी फिर एक इंपॉर्टेंट पावरफुल जो फिगर थी वो एमर्ज होके आती। द जीएमडी मतलब गुमिंगदेंग under the Chiang Kai-shek went to establish a repressive government forbidding free speech, political operation, excluding local population from positioning of power। जो गुमिंगदेंग की पार्टी थी चांग काई शेक के अंदर, उनने क्या किया, उनने सोचा कि हम एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट बनाते हैं। रिप्रेसिव गवर्नमेंट मतलब कि जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंप्लीट हक हो, जिसमें सिटीजन्स जो है उन्हें कोई हक ना मिले। उसके अंदर क्या होगा, आप जो है अपनी फ्री स्पीच जो है, जो आप इंडिया में हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो आप ये फ्री स्पीच नहीं कर सकते। फॉरबिड मतलब रोकना। पॉलिटिकल ऑपोजिशन कि अगर आप हमारी पार्टी के हो तब तो ठीक है, अगर आप किसी और पार्टी के हो तो क्या करोगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या आप दूसरी पार्टी बना ही नहीं सकते हो, ये चीज कही। एक्सक्लूडिंग लोकल पॉपुलेशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर, और उन्होंने बोला कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनके हाथों में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर कोई भी आईएएस आईपीएस ऐसे कोई एग्जाम नहीं दे सकते, उन्हें कोई भी पावर नहीं मिलेगी। ये किसने कहा था? गुमिंगदेंग के पार्टी ने कहा था। However, they carried out land reforms that increased agriculture productivity and modernized the economy, so that in 1947 Taiwan had a GNP second only to the Japan in Asia। अब क्या हुआ, उनने ये चीजें तो की, एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, बट दूसरा उनने, ये तो बेकार काम ही था,
अच्छा काम उनने क्या किया था, उनने लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स मतलब काफी सारे एग्रीकल्चर पैटर्न्स में चेंज, इसकी वजह से क्या हो, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी उसमें इंक्रीज देखने को मिला था। क्या देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला था। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब पैसा आएगा तो कंट्री मॉडर्नाइज होगी, कंट्री जो है अच्छी खासी बूम करेगी, कंट्री जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। in 1973 ताइवान हैड द जीएनपी सेकंड टू दी जापान। अब सबसे आगे जो जीएनपी थी, ठीक है, वो किसकी थी, जापान की थी, उसके बाद ताइवान की। मतलब अच्छी खासी जो ग्रोथ हो रही थी किसी कंट्री की, तो वो सबसे टॉप पे कौन था, जापान था, उसके बाद ताइवान आ गया था। सोचो इतने ब्रूटल स्ट्रगल के बाद भी जापान जो सबसे टॉप पे था 1945 में, सोचो 1945 में उस पे जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था, और 73 में जापान नंबर 1 जीएनपी के मामले में था, और जो ताइवान है वो सेकंड नंबर पे आ गया। सोचो कितनी मेहनत की होगी जापान और ताइवान दोनों ने। The economy largely depend on the trade that has been steadily growing. But what is important is that gap between rich and poor has been steadily declining. अब क्या जो इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, पूरे के पूरे ट्रेड के ऊपर डिपेंड की, कितना ट्रेड हो रहा है कितना नहीं। क्योंकि जब आपके एक्सपोर्ट्स जो है, जो आप कोई सामान ज्यादा बेच रहे हो और आपका इंपोर्ट अगर कम होगा तो आपकी इकोनॉमी बूम करती है, आप ज्यादा क्या कहते हैं, आपके पास पावर आ जाती है, आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हो, आपके पास जो कंट्री है वो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मतलब एक टाइप से डेवलपमेंट की राह पे जाती है। तो इस टाइम पे जापान यही कर रहा था, ठीक है, जो ट्रेड वगैरह धीरे धीरे करके ही सही बट डेवलप कर रहा था। और हम एक चीज देखते हैं, जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो भी धीरे धीरे करके क्या होता है, डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा था ताइवान में। Even more dramatic has been the transformation of Taiwan into a democracy. अब और भी ज्यादा चमत्कारी या फिर कह सकते हैं एक मजेदार जो चीज हुई थी वो ताइवान में क्या थी, कि ताइवान में आ गई डेमोक्रेसी। अब आप देखोगे कि हमने ऊपर क्या बात की थी कि एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट लाने की बात होगी, कहां गया, यहाँ पे गया था, हाँ, एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट लाने की बात हो रही थी। बट अगर हम आगे जाएंगे तो हमें यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या बोला, डेमोक्रेसी आने की बात हुई। It began slowly after the death of Chiang in the 1975 and grew its momentum under martial law lifted in 1987 and opposition parties were legally permitted. अब हुआ क्या कि जो ताइवान में जब डेमोक्रेसी कब आई, 1975 के बाद में, जब चांगाई शेख जो थे उनकी डेथ हो गई और मार्शल लॉ जो कंट्री में इंप्लीमेंट था 1987 में उसे उठा दिया गया। मार्शल लॉ जिसमें मिलिट्री जो था सारा अपने ऊपर टेक ओवर या कंट्रोल कर लेती। इंडिया में कभी भी आज तक मार्शल लॉ लगा नहीं, ये हमारे फंडामेंटल राइट भी आपको देखने को मिलेगा, बट आज तक कभी लगा नहीं। The first free election began the process of bringing local Taiwanese to power. अब जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें क्या होता है, जो लोकल पीपल है उन्हें पावर में लाने की कोशिश की, मतलब उनके लिए एग्जाम्स वगैरह ये सब क्या किए गए थे, खोले गए थे दरवाजे की, आप आओ गवर्नमेंट एग्जाम दो, आप अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करो और आप अच्छी खासी पावर या फिर एक अच्छा खासा क्या कहते हैं आप एक औहदा ताइवानीज गवर्नमेंट में आप ले सकते हो, जैसे आज भी हम देखते हैं। डिप्लोमेटिकली मोस्ट कंट्रीज हैव ओनली ट्रेड मिशन इन ताइवान। जो भी हम कंट्रीज देखते हैं उस टाइम पे जो भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आती थी वो ताइवान में किस लिए आती थी, ट्रेड के लिए आती थी। आज भी अगर देखोगे ताइवान मोस्टली किस लिए फेमस है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, आपके फोन्स वगैरह में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, इसलिए चाइना जो है ताइवान पे कैप्चर करना चाहता है कि उसे सेमीकंडक्टर की जो भी खदान है ये सब मिल जाए। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड embraces are not possible as Taiwan is considered to be part of China. देखो कुछ कंट्रीज है ना वो ताइवान को ना कंट्री मानती है और कुछ कंट्रीज ताइवान को कंट्री नहीं मानती। जैसे चाइना है, चाइना कहती है कि ताइवान ना हमारा ही पार्ट है, बट यूएसए कहता है नहीं ताइवान एक अलग नेशन है। तो हम एक चीज देखते हैं कि जो चाइना इतना पावरफुल है, आज के टाइम पे चाइना इतना पावरफुल है, उस टाइम पे भी चाइना पावरफुल बन रहा था, धीरे करके डेवलप हो रहा था। तो कई जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो खुल के ताइवान के साथ नहीं आ पाता है, वो क्या होता है चोरी छुपे या थोड़ा थोड़ा ही डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताइवान के साथ मेंटेन करके रखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन विद द मेनलैंड रिमेन अ कॉन्टिन्यूअस इशू बट क्रॉस ट्रेड रिलेशनशिप that is Taiwan and China has been improving and the Taiwanese trade and investment in the mainland are massive and the travel also become easier. अब हुआ क्या कि बोला गया कि ये जो क्वेश्चन है कि वापस क्या ताइवान चाइना में जुड़ सकता है, ये आज भी हम देखेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक रहता है। आज के टाइम पे भी 2025 के टाइम पे भी हम देखेंगे तो ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक रहता है। ये जो क्रॉस ट्रेड बोला, क्रॉस ट्रेड मतलब कि जैसे चाइना है और ताइवान, इसके बीच में जो ये वाटर बॉडी है इसे बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। दो मेन लैंड जो होते हैं उसके बीच जो वाटर होती है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं।
जो कि ताइवान और चाइना के बीच में है। ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ताइवान और चाइना के बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में जो रिलेशनशिप वो क्या हो रहा है, हमें इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलता है। ताइवानीज जो ट्रेडर्स है, जो ताइवान के जो लोग है, वो भी मेनलैंड मतलब कि चाइना में भी क्या करे, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके ट्रेवल के पर्पज से भी वहां पे जा रहे, चाइना में गए, घूम के आ गए। China may be willing to tolerate a semi-autonomous Taiwan as long as it give up any move to seek independence। जो चाइना है, अब कहते हैं ना कि अगर मान लो कि मम्मी है, ठीक है, वो बच्चों को थोड़ी बहुत छूट दे देती है, बट अगर बच्चा अपनी मनमानी ज्यादा करने लग जाए तो मम्मी थप्पड़ मार देती है ना, वही वाला सीन होता है कि चाइना कह रहा है कि हम जो ताइवान को ना थोड़ी बहुत, ठीक है, टॉलरेट अ सेमी ऑटोनोमस, मतलब कि हम थोड़ी बहुत छूट दे देंगे, ठीक है, ताइवान अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, इधर ट्रेड कर रहा है, इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम थोड़ा बहुत छूट दे देंगे, बट अगर वो ज्यादा करे, अगर वो अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे, हम अपनी आजादी मांगने लग जाए, तो हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसने कहा है, चाइना ने कहा था। इससे ही हमारा ताइवान का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाता है। पता ही नहीं क्यों ही ताइवान को ऐड किया था, नहीं करते तो अच्छा ही था, क्या ही पढ़ लिया। इसमें भी हमने चाइना ही मोस्टली पढ़ा है अगर आप ध्यान से देखो तो, बट बताना फर्ज बनता है कि चांगा शेख को क्या हुआ था। अब हम पढ़ने वाले कोरिया के बारे में। कोरिया अगर हम देखोगे पहले ना एक यूनाइटेड फॉर्म में था, ठीक है, उसके बाद में कोरिया का हो गया डिवीजन, जो कि बन गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो था वो उसे यूनियन यूएसएसआर जो सोवियत थी वो कंट्रोल करती। साउथ कोरिया को कौन, जो हमारी यूनाइटेड नेशन है या जिसे हम ब्रैकेट में डाल के कह लो यूएसए एक टाइप से, वो कंट्रोल किया करती थी। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में क्या आ गया, डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप आया। साउथ कोरिया में क्या आया, यहाँ पे आ गया डेमोक्रेसी। आज भी आप देखोगे तो यही चीज फॉर्मेट यहाँ पे हमें चलता हुआ देखने को मिलेगा, बट ज्यादा जंप सीधा वहां ना करके हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब क्या हुआ, चाइना में कैसे मॉडर्न, चाइना कह रहा, कोरिया में कैसे मॉडर्नाइजेशन फैला। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी कोरियाज जोसियन डायनेस्टी। अब कोरिया में एक डायनेस्टी जिसका नाम क्या था, जोसियन डायनेस्टी, फेज इंटरनल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्राइफ एंड इंक्रीजिंग फॉरेन प्रेजेंस फ्रॉम चाइना, जापान एंड वेस्ट। अब क्या होता है, जोसियन डायनेस्टी पे क्या प्रेशर आने लग गया, पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर आने लग गया कि चाइना भी उस पर प्रेशर डाल रहा है, जापान भी प्रेशर डाल रहा है, वेस्ट भी प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी जो टेरिटरी है वो हमारे नाम पे कर दो। ठीक है, उस टाइम पे इतनी लड़ाई हो रही थी ना कि क्या कहते हैं कि हमें आपकी टेरिटरी चाहिए, मतलब टेरिटरी के लिए ऊपर, लैंड के लिए ऊपर, रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयां हो रही थी। इंडिया पे भी अगर कैप्चर किया था, रिसोर्सेज के लिए कैप्चर किया था। Amid this, Korea implemented modernization reforms in its governmentization structure, diplomatic relationship and infrastructure and the society। अब हुआ क्या, इसके चक्कर में जो ये चीजें चल रही थी तो कोरिया ने अपनी सोसाइटी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करने शुरू की। उन्होंने कहा अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे, अगर हम स्टेगनेंट रहेंगे तो कोई भी कंट्री आके हमारे ऊपर क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। तो क्या क्या चेंजेस किए, उसने मॉडर्नाइजेशन का रास्ता अपनाया। उसने सोचा कि हम अपने आप को डेवलप करेंगे, अपनी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि हम किसी और कंट्री के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे कि मतलब जब हमें कोई प्रॉब्लम आए तो सामने वाली कंट्री क्या करेगी, हमें सपोर्ट करेगी। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, सोसाइटीज को डेवलप किया, ये सब जो चीजें थी ये कोरिया करने लग गया। After decades of political interference, the Imperial Japan annexed Korea as its colony in 1910, bringing the over 500-year-long Joseon dynasty to its end। अब क्या हो, इतने सारे चेंजेस करने के बाद आफ्टर डिकेड्स, ठीक है, तो क्या वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, कौन किसने इंटरफेयर किया, जापान आया, कह रहा है कोरिया है जोशियन डायनेस्टी हटो और मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, अब राज करूंगा। तो जापान ने 1910 में क्या किया, कोरिया को कब्जा कर लिया और जो 500 साल से जो जोशियन डायनेस्टी थी जो उस पर कब्जा करके बैठी थी उसे हटा दिया। However, the Korean people were angry about the Japan suppression of their culture and forced assimilation। अब कोई भी अगर बंदा आएगा आपके ऊपर कैप्चर कर लेगा और आपको कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, आप अपना कल्चर फॉलो नहीं कर सकते, आपके ऊपर हम जो भी परमिशन, जो भी काम करना होगा आप हमसे परमिशन लेके करोगे, तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो वैसे कोरियन पीपल को क्या हो, गुस्सा आने लग गया। क्यों, कहते हैं कि जापान जो है वो हमारे कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हमें दबा के रखना चाहता है, हमें सप्रेस किए जा रहा है, हमें बोलने का मौका नहीं दे रहा, हमारी फ्रीडम को जो है वो मजाक उड़ा रहा है। तो ये सारी चीजें जापान के लोगों को गुस्सा दिलाने लग गई थी। Desiring independence, Koreans around the country demonstrated against the colonial rule, set up provisional government, and sent delegation to appeal to foreign leaders at international meetings such as Cairo, Yalta, Potsdam Conference। अगर आप देखोगे पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, ठीक है,
यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पोट्सडम प्रोक्लेमेशन, ठीक है, 1949 का है, ये 19 यहाँ पे लिखा नहीं है। तो हुआ क्या कि अब कोरिया के लोगों में गुस्सा आने लग गया, उनने कहा हमें हमारी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें हमारा कल्चर ये सब वापस चाहिए। तो उनने इंडिपेंडेंस की राह में कोरियन लोगों ने क्या किया, एक कहते हैं भड़काओ, मतलब एक टाइप से जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट आवाज उठाने लग गए थे। उनने अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बना ली थी, प्रोविजनल मतलब एक इलाके की, ठीक है, एक छोटे से इलाके की जो अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। और क्या कह रहे थे कि वो ना डेलीगेशन, मतलब कि ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी पे लिख दे रहे थे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और बड़े बड़े लोगों को भेजा जा रहा था कि वो क्या पता हमें सपोर्ट करने आए। उनमें से जैसे कायरो हो गया, याल्सा हो गया, तो इन जगहों पे क्या हो गया था, अपनी जो चिट्ठियां थी कि कोरिया को गुलाम बना दिया, जापान ने कोरिया को एक तरह से सप्रेस किया जा रहा है, ये सारी चिट्ठियों में लिख के उन्हें भेजा गया था। द जापानीज कंट्रोल कॉलोनियल रूल एंडेड आफ्टर 35 ईयर्स। 1910 में क्या किया, जापान ने कैप्चर किया। 35 साल बाद 1945 में क्या हुआ, कितने 35 नहीं हुए ना, हाँ 35 हुए। 1945 में क्या हुआ, अगस्त में जापान के ऊपर कौन सा, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब गिरा था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 की एंड हुआ था, ठीक है। यही लिखा है, इन अगस्त 1945 विद जापान डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को हरा दिया गया था, यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिया था जापान पे। ये पहली बार था कि दुनिया ने देखा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब की क्या अहमियत होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब कितना पावरफुल है। However, it was the continued efforts of independence activists both inside and outside Korea that ensured Korea independence after Japan defeat। अब ये जो कोरिया को इंडिपेंडेंस चाहिए था, ये सिर्फ आउटर इन्फ्लुएंस नहीं था या सिर्फ इनसाइड इन्फ्लुएंस नहीं था, ये दोनों का मिक्सचर था, ठीक है, कि इनसाइड से भी प्रेशर डाला जा रहा है, आउटसाइड डेलीगेशंस या फिर लेटर्स भेज के आउटसाइड से भी प्रेशर डलवाया जा रहा है कि जैसी कि जापान अब हार गया, कमजोर है, तो उसे क्या करो, हमारी कंट्री से निकलवा दो। फॉलोइंग liberation, the Korean Peninsula was temporarily divided among the 38 parallel, with the Soviet managing the north and the United Nations managing the south. Even the nations worked to disband the Japanese force in the region। अब वही चीज जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताई थी, आजादी तो मिल गई, लिबरेशन मिल गया, बट कोरिया का जो पेनिनसुला था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया नॉर्थ और साउथ में। ये बात समझ में आ गई। 38 पैरेलल क्या होता है, जैसे 0 डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, इक्वेटर की बात करूं मैं, ये 0 डिग्री क्या हो, इक्वेटर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसी क्या है 38 डिग्री। इसे 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं कि मतलब 38 डिग्री जो ये हमारी लाइन है, ठीक है, लैटिट्यूड जो लाइन है, इसके ऊपर का हिस्सा क्या होगा, नॉर्थ कोरिया, इसके नीचे का हिस्सा क्या होगा, साउथ कोरिया। अब जो सोवियत है वो किसे कंट्रोल कर रही है, नॉर्थ को, यूएसएसआर जो है। यूनाइटेड नेशन किसे कंट्रोल कर रही है, साउथ को। सोवियत नॉर्थ को, यूनाइटेड नेशन साउथ को, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस वाली जगह में बताया था। However, this division became permanent as separate government were established in both north and south। ये पहले तो टेम्परेरी था, बट बाद में नॉर्थ और साउथ में अलग अलग गवर्नमेंट बन गई, और 1948 में जो सेपरेशन था ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट वॉर नेशन की। अब क्या होता है पोस्ट वॉर, मतलब पोस्ट, एक होता है प्रीपोन्ड, एक होता है पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड मतलब आगे बढ़ जाना, प्रीपोन्ड मतलब पहले हो जाना। तो पोस्ट क्या बोला है, वॉर के बाद का। इन जून 1950 कोरिया वॉर ब्रोक आउट। 1950 में क्या हुआ, कोरियन में वॉर हो गया, विद साउथ कोरियन रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम यूएस लेड यूनाइटेड नेशन फोर्स एंड द नॉर्थ कोरिया रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिस्ट चाइना। इट डेवलप इनटू अ विंटेज प्रॉक्सी वॉर ऑफ कोल्ड वॉर एरा। अब आप कहोगे कोल्ड वॉर कहां से आया, आपको तो पढ़ाया नहीं। आप क्लास 12th में जाओगे ना, क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में ना सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका कोल्ड वॉर से ही शुरू होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं क्या होता है। 1945 में जो यूएसए है उसने किसके ऊपर, जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था, है कि नहीं, जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए प्लस यूएसएसआर जो थे साथ में लड़ रहे थे दूसरे के अगेंस्ट, जापान, जर्मनी, इन सब के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बट हुआ क्या, 1945 में जैसे यूएसए ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया तो यूएसएसआर कह रहा अरे तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब था तो तुमने जापान के ऊपर एंड में क्यों गिराया, जब सबको पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है तो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों गिराया, और जब गिराया भी वो भी दो, और आपने हमसे पूछा भी नहीं, हम आपके ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसकी वजह से यूएसएसआर अलग हो गया यूएसए से। ये बात थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1945 के बाद से 1991 तक, जब तक यूएसएसआर टूट के कई हिस्सों में नहीं हुआ तब तक कोल्ड वॉर चली। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, एक जो वॉर है जो ठंडी पड़ी हो बट लड़ी जा रही हो,
समझ रहे हो? 1945 से 1991 के बीच में देखो कोई बॉम्ब नहीं, कोई बंदूक, कोई सिर्फ वानी, बस ये जो कोल्ड वॉर थी ये किसकी वॉर थी? ये वॉर थी आइडियोलॉजी की। ठीक है, आइडियोलॉजी की वॉर थी कि मतलब कि किसकी आइडियोलॉजी थी? यूएसए की क्या थी? कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म की मतलब जो भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर यूएसआर की थी कि हमें जो भी है सोशलिज्म, कि जो भी है सबका है, कि कोई प्राइवेट फैक्ट्री नहीं होगी, जो भी होगा सरकार, सब चीज सरकार कंट्रोल करेगी। यूएसए होगा कि हमें प्राइवेट लोग को लाना है। ये चीज बात आपको समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। जून 1950 में क्या हुआ? कोरिया में वॉर हो गई थी। ठीक है, साउथ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसए। नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट करता? चाइना, जो कि यूएसआर की जो आइडियोलॉजी थी। ठीक है, चाइना यूएसआर की आइडियोलॉजी की थी सोशल मैन बनाना। अब ये जो वॉर थी ये किस में कन्वर्ट हो गई थी? कोल्ड वॉर में। मतलब कि उस टाइम पे जो वॉर चली थी, अब ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो यूएसआर के साथ आना चाहती, ज्यादातर कंट्रीज यूएसए के साथ आना चाहती। जो वर्ल्ड था हमें दो हिस्सों में डिवाइड होता हुआ देखने को मिला था इस कोल्ड वॉर के टाइम पे। इन जून 1953 आफ्टर 3 years द वॉर एंडेड इन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट। अब क्या हुआ कि जो 3 साल बाद जो ये वॉर थी वो खत्म हुई। ठीक है, एक एग्रीमेंट किया गया कि ना आप हम पे गोली चलाओगे ना हम आप पे गोलियां चलाएंगे। कोरिया रिमेन्ड डिवाइडेड। द कोरियन वॉर हैड कॉज्ड नॉट ओनली मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो डिले इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब हुआ क्या? जो कोरिया में जो वॉर हुई थी, ठीक है, उसने कोरिया को सिर्फ डिवाइड ही नहीं किया, कोरिया की वॉर ने किया कि एक बहुत बड़ा लॉस, मतलब एक जब भी किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हुई, कंट्री अपने रिसोर्सेज यूज करेगी, कंट्री अपनी मनी यूज करेगी, कंट्री अपनी वेपन्स यूज करेगी, अपने सोल्जर्स यूज करेगी, अपनी इन्फेंट्री यूज करेगी, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। तो इसमें काफी ज्यादा खर्चा होगा, है कि नहीं? तो ये जो खर्चा होगा इसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमी पे बर्डन पड़ेगा। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है। वहां पे लोगों की जान जाए थी, प्रॉपर्टी जा रहा था, बट ऑल्सो डिले इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो इकोनॉमी पे भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ऊपर से डेमोक्रेटाइजेशन के ऊपर भी इंपैक्ट, मतलब कि जो कंट्री डेमोक्रेसी थी, अब अगर मान लो नॉर्थ कोरिया और इसमें वॉर होगी तो नॉर्थ कोरिया ने अगर साउथ कोरिया पे कैप्चर कर लिया तो एक टाइप से डेमोक्रेसी खतरे में है कि एक डिक्टेटर कंट्री ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। कोई कंट्री आराम से रह नहीं सकती। ये सारे सवाल उस टाइम पे उठने लग जाते। Prices suddenly rose due to the inflation caused by increased nation expenses and currency issued during the war. अब क्या हुआ? जब वॉर होती है ना तब इन्फ्लेशन आता है। मतलब कोई चीज जो यहाँ पे पहले 10 रुपए की थी वो इन्फ्लेट होके वही चीज अब हो जाएगी 30 रुपए की या 20 रुपए की या 11 रुपए की ही हो जाए, मतलब 10 से जो चीज बढ़ के इंक्रीज हो जाए तो इसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। लड़ाई की वजह से क्योंकि सामान की क्वांटिटी कम हो जाती है तो उस सामान की जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। जब आपके पास आप देखो जितनी रेयर चीज होगी उतने ही ज्यादा उसका प्राइस होगा, जितनी ही अबंडेंस में जो चीज होगी उतना ही उसका कम प्राइस होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि इस वॉर के टाइम पे जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। जब किसी सामान का जो प्राइस है वो ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा तो जो नेशन का वेल्थ है वो भी खत्म करेगा, क्योंकि अब नेशन को अब किसी कंट्री को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उस चीज को खरीदने के लिए। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। करेंसी इशू ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, इस टाइम पे एक अलग करेंसी भी इशू की गई थी। फर्दरमोर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंटायरली। जो एक कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, जो इंडस्ट्री वगैरह जो स्टैब्लिश की गई थी उसे भी क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया था। एज अ रिजल्ट साउथ कोरिया वॉज फोर्स टू रिलाई ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंस बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूएस। अब हुआ क्या कि जो साउथ कोरिया था उसे जबरदस्ती, अब साउथ कोरिया को तो यूएसए सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सपोर्ट कर रहा है, बट अब साउथ कोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब उसे जबरदस्ती ही किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर पूरा कंप्लीट डिपेंडेंट होना पड़ गया था, क्योंकि उसे और कोई चारा नहीं। अगर वो यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं होगा तो नॉर्थ कोरिया उसकी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा। दो साउथ कोरिया's first president Syngam Rhee had been elected in 1948, though democratic process after Korean War, he extended his administration twice through the illegal constitutional amendment. अब क्या होगा कि जो साउथ कोरिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था जिसका नाम क्या है? सिंघम री, वो 1948 में इलेक्ट तो हुआ, बट उसने जब अपना टेन्योर खत्म कर लिया ना उसके बाद उसने अपना जो टेन्योर था, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या कर लिया? ट्वाइस, दो इट्स, उसने 2 बार अपना टेन्योर को बढ़ा दिया। मतलब कि मान लो कि पहले 5 साल का था तो वो 1948 से लेके 1953 तक उसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया। फिर उसने बाद क्या किया? उसने अपना टेन्योर फिर 1 साल के लिए, मतलब एक बार फिर बढ़ा दिया तो 1958 तक चला। फिर उसने वापस अपना टेन्योर को क्या कर दिया? वापस एक्सटेंड कर लिया। तो 1958 से 1960
2023 तक ये टेन्योर हमें देखने को मिलता है। तो जब ये 2 बार उन्होंने अपने टेन्योर को इलीगली क्या किया, एक्सटेंड कराया, तो लोग गुस्सा होंगे कि आप ही रहे जा रहे हो, हमने तो आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शन से वोट किया था, बट आप जो हो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ने ये जो टेन्योर था वो कैसे बढ़ाया था, इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, मतलब धोखे से जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे चेंज करके अपने टेन्योर को बढ़ाया था। In April 1916, citizens protested against the rigged election in what is known as April Revolution and Rhee was forced to resign. अब क्या होता है, जो लोगों के अंदर गुस्सा गया 1916 में, क्या हुआ 1916 में कि लोगों ने क्या किया, एक आवाज उठानी शुरू कर दी, किसके अगेंस्ट, इस इलेक्शन के अगेंस्ट। जो ये प्रेसिडेंट था सिंघम री, इसके अगेंस्ट आवाज उठाने लगे कि आप जो है गलत कर रहे हो, ये चीज अच्छी नहीं कर रहे हो। और इस रेवोल्यूशन को बोला गया अप्रैल रेवोल्यूशन। जो साउथ कोरिया के लोगों ने क्या किया, अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ रेवोल्यूशन निकालता, इसे कहा गया री रेवोल्यूशन। एंड री वॉज फोर्स टू रिजाइन, और री को क्या कहा था कि आपको रिजाइन करने के लिए, मतलब फोर्स कर दिया गया कि अब जो है री को अब रिजाइन करना ही पड़ेगा। With the revolution as an impetus, the spirit of people which had been suppressed during the re-administration erupted in form of democratization and demand. अब जो री-एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोगों की डिमांड थी डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, ये कब से सप्रेस करके रखी थी, बट जैसे ही कोई नई पार्टी आ रही थी, ठीक है, जैसे ही हम देखेंगे, जैसे ही ये री ने अपना रिजाइन किया, तो लोगों के मन में एक कहते हैं ना कि एक खुशी की लहर कह सकते हैं, वो दौड़ने लगी कि अब जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो हमारी बात सुनेगा, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, यहाँ पे मतलब साउथ कोरिया का नंबर 1 बना देगा। ये सारी चीजें जो कौन सोचा था, ये लोग सोचने लग गए थे उस टाइम पे। However, the Democratic Party administration, which took power after the resignation, could not properly respond citizen demand due to internal division and conflict. अब हुआ क्या, जैसे री ने अपना क्या किया, रिजाइन किया, तब एक नई पार्टी पावर में जिसका नाम क्या था, डेमोक्रेटिक पार्टी, विच टुक पावर आफ्टर द री रेजिग्नेशन। भाई कि जैसे उसने री ने रिजाइन किया वैसे उसने पावर अपने हाथ में ली। कुड नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड टू सिटीजन डिमांड। अब जो सिटीजन्स की डिमांड थी कि रोड हमें चिकने चाहिए, बिल्डिंग हमें 100 माले की चाहिए, मतलब 100 फ्लोर्स की चाहिए, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी उस चीज को कोप अप नहीं कर पाई थी कि इतनी सारी डिमांड्स आई थी, इतनी अलग अलग जगह से डिमांड आई थी। तो क्या होता कि जो पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इस चीज को कोप अप नहीं कर पा रही, वो इस चीज पे क्या करने, मतलब खड़ी नहीं उतर पा रही थी, ठीक है। अब उसके सिर्फ एक रीजन ये नहीं था कि सिर्फ लोग ही इतने सारी चीजें डिमांड करते, दूसरा क्या था कि उसकी पार्टी के अंदर खुद ही इतने सारे डिवीजन हो रखे थे, खुद ही लोग अंदर ही अंदर क्या कहते हैं कि इस पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। Rather, reformist political power emerged and the student movement grew into an unification movement. अब एक चीज देखिए कि rather than reformist political power emerged and the student movement grew into the unification movement. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पावर जो थी एमर्ज होती हुई देखने को मिलती है। रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पावर मतलब कि रिफॉर्मिस्ट कौन होता है, जो यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने की बात करता है, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं। वैसी पॉलिटिकल पावर जो थी एमर्ज हो रही थी साउथ कोरिया में। स्टूडेंट्स मूवमेंट ग्रू इनटू यूनिफिकेशन मूवमेंट। जो स्टूडेंट्स थे वो क्या कहते हैं कि वापस जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को एक कर लो, बट ऐसा हुआ आज भी हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग अलग है। दिस वॉज नॉट लुक्ड अपॉन फेवरेबल बाय मिलिट्री अथॉरिटीज। जो ये लोग जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मिलिट्री अथॉरिटीज ने चाह रहे क्या फालतू का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूनाइट करो, हमें कोई यूनाइट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यूनाइट हो जाते तो नॉर्थ कोरिया में जो पावर्स जिसने संभाल रखी है उन्हें भी फिर इलेक्शन करवाना पड़ता, या साउथ कोरिया के लोगों को डेमोक्रेसी छोड़ के डिक्टेटरशिप अडॉप्ट करनी पड़ती। तो ये काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। In May 1961, Democratic Party government was overthrown in a military coup staged by General Park Geun-hye. अब हुआ क्या कि इन डेमोक्रेटिक पार्टी 1961 में क्या जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी was overthrown in a military coup। जो डेमोक्रेटिक पार्टी को किसने बाहर उठा दिया? जनरल पार्क chung-hee ने क्या किया, डेमोक्रेटिक पार्टी को उठाया और वहां पे मिलिट्री अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दी थी। ठीक है, तो हम ये चीज देखते हैं। इस वाले में हमने एक चीज देखा कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में वॉर हुई। वॉर होने के बाद जो था साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट आ गया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपनी टेन्योर को बढ़ाया, फिर बाद में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, तो टेन्योर वो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसने अपने टेन्योर को बार बार इंक्रीज किया, प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया, उसने रिजाइन कर दिया।
जब रिजाइन हुआ तो उसके बाद कौन सी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पावर में आई। जब डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में, उसमें वो लोगों की उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर पाई। तो 1961 में क्या हुआ कि जो मिलिट्री कूप हुआ, जिसमें जनरल पाक चुंग ही थे, उसने पावर अपनी हाथ में ले लिया और मिलिट्री अथॉरिटी को वापस लेके आ गए थे। ठीक है, यहाँ के लिए अभी हमने इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो ज्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंदर सुपीरियर 1 2 3 4 4 टॉपिक बच रहे हैं। ठीक है, ये हमारे 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, और जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके पुरानी वीडियो देख सकता है। टाटा, बाय बाय।